अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम है। इससे पहले हम ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम को स्टडी कर चुके हैं, जिसके अंदर तीन बेसिक कंपोनेंट्स है, मास, स्प्रिंग और डैम्पर। और हम आमतौर पे तीन क्वांटिटीज में इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि थी फोर्स, एंगुलर ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। आपका जो रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम है ये ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल सिस्टम की ही एक्सटेंशन है। लिहाजा बेसिक रूल्स और कंपोनेंट्स वैसे ही हैं जैसा कि हमारे पास ट्रांसलेशनल सिस्टम के थे। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास ट्रांसलेशनल सिस्टम में फोर्स थी, यहाँ पे हम टार्क पे बात करेंगे। आपकी ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट जो कि एक्स ऑफ टी या एक्स ऑफ एस थी लेप्लास के अंदर, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम आमतौर पे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपकी जो मैथ थी उसको मोमेंटम ऑफ इनर्शिया से रिप्रेजेंट कर दिया गया और इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट होता है और आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस फ्रिक्शन डी से रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे आपको बेसिक रिलेशन नजर आएगी, टार्क और एंगुलर वेलोसिटी की रिलेशन आपको यहाँ पे नजर आएगी इन कंपोनेंट्स के हिसाब से। ये कॉलम आपको नजर आता है टार्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। और फिर उसी की अगर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो आपको ये फॉर्म नजर आएगी के डी एस और एंड जे एस स्क्वायर की। किसी भी सिस्टम की का ट्रांसफर फंक्शन बनाने के लिए या मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के लिए दो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहला तो उस सिस्टम को समझें कि वो सिस्टम करता क्या है और उसके कंपोनेंट्स का आपस में क्या रिलेशन बन रहा है। और दूसरा, आप किन वैल्यूज के अंदर इंटरेस्टेड है। जैसा कि अगर आप टार्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये वाली रिलेशंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हैं, टार्क और वेलोसिटी के अंदर, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, तो आपको इस कॉलम की जरूरत पड़ती है और वाइस वर्सा। यहाँ पे आपको इनके यूनिट्स नजर आ रहे हैं। टार्क टाइम डोमेन में न्यूटन मीटर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड, फिर के डी एंड जे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इन रोटेशनल सिस्टम, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी किसी भी रोटेटरी बॉडी के अंदर वो मल्टीपल मोशन जो आपको मिलते हो, मल्टीपल पॉइंट्स पे मोशन जो आपको मिलते हो, वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। डेफिनेशन बताती है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैरीज ओवर टू रोटेशनल सिस्टम एक्सेप्ट दैट we test a point of motion by rotating it while holding still all other points of motion। यानी कि किसी भी फ्रेम के अंदर, रोटेट फ्रेम के अंदर, उसके बाकी पॉइंट्स को आप स्टिल रखें और उसका एक पॉइंट रोटेट करें। अगर वो पॉइंट रोटेट करे तो ये इसके एक डिग्री फ्रीडम हो गया। फिर दूसरे पॉइंट साथ इस तरह करते हैं, जितने पॉइंट इंडिपेंडेंटली सब मूव कर सके वो सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। इस पे थोड़ी बात अगली स्लाइड में होती है। जितना भी सिस्टम की डिग्री फ्रीडम होती है उतनी ही उसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस जनरेट होती हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम की एग्जांपल अगर हम इंसानी हाथ से देखें तो आपका इंसानी हाथ जो है इसमें हथेली और का हिस्सा शामिल नहीं कर रहा। बाजू, कोहनी और आपका कलाई, इसकी बात होती है। इसमें अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी बाजू में कितना डिग्री फ्रीडम है, तो सबसे पहले इस पोस्चर के हिसाब से अपना एक हाथ सीधा कर लें, एक हाथ, और दूसरे हाथ से अपनी रिस्ट को, नी को, एल्बो को पकड़ लें कि वो स्टिल हो जाए, सिर्फ आपकी क्लाई मूव कर सके। अब क्लाई को देखें वो कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, तो आपको पता चलेगा कि वो दो डायरेक्शन मूव कर सकती है, वो एक्स और वाई डायरेक्शन मूव कर सकती है। आपकी क्लाई रोटेट नहीं कर सकती, लिहाजा आपकी क्लाई में 2 डिग्री फ्रीडम है। फिर अपने शोल्डर को और अपनी क्लाई को बिल्कुल स्टिल रखें और अपनी एल्बो को मूव कराएं। तो आपको पता चलेगा कि आपकी एल्बो जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है, दैट इज एक्स डायरेक्शन, और दूसरा आपकी एल्बो में थोड़ी सी रोटेशनल मोशन भी है। तो इस
इसका मतलब है कि आपकी एल्बो का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। फिर आखिर में शोल्डर की बात आती है। आपका शोल्डर 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दैट इज एक्स और वाई, और उसके अलावा आपका शोल्डर थोड़ा सा रोटेट भी कर सकता है। तो आपकी शोल्डर में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो एक इंसानी बाजू में आर्म में टोटल 3 + 2 + 2 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ये ट्रांसलेशनल और मैकेनिकल को मिला के बात हो रही है। अब ये एक हम रोटेशनल सिस्टम देख लेते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम इसमें दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगे हुए हैं, दैट इज J1 और J2। J1 एक D1 के थ्रू फिक्स बॉडी से जुड़ा हुआ है, और आपका J2 D2 विस्कस और फ्रिक्शन के साथ फिक्स बॉडी से जुड़ा हुआ है, जबकि आपका J1 और J2 आपस में एक स्प्रिंग K के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। आप सिस्टम पे टार्क अप्लाई करते हैं तो, और फर्क करेगा ये टार्क आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो आपका J1 में जो मोशन पैदा होगा वो भी क्लॉकवाइज ही होगा, और उसको आपने थीटा 1 का नाम दिया है। फिर आपका J1 जब भी रोटेट करेगा तो ये इम्पैक्ट डालेगा आपका J2 पे वाया दैट K, और आपका J2 भी रोटेट कर सकता है या करेगा। J2 के की रोटेशन भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगी, और इसको हमने थीटा 2 का नाम दिया है। अब इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। फ्री बॉडी डायग्राम उसी तरह बनेगी जैसे ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम की बनती थी। सबसे पहले J2 को स्टिल कर लें और J1 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। इस पे अगर हम टार्क अप्लाई करते हैं तो J1 में रोटेशन पैदा होती है थीटा 1 की, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। J1 पे फोर्स अप्लाई हो रही है टार्क 1। इस मौके पे हमारे पास J2 स्टिल है। अब J1 की क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपोज करेगा सबसे पहले J1 खुद, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि इसकी फोर्स की डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज होगी। दूसरे नंबर पे ये D1 इसका फ्रिक्शन, ये इसको अपोज करेगा, और यानी कि इसकी भी डायरेक्शन, इसकी फोर्स की डायरेक्शन भी हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज होगी। फिर ये K, ये भी इसको रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि हमारे पास J2 स्टिल है, तो ये भी स्टिल होगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा J1 को, और इसकी भी डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज में होगी, जैसा कि हमारे पास इस डायग्राम में गिवन है। टार्क क्लॉकवाइज अप्लाई हो रहा है, जबकि J1 की फोर्स, D1 की फोर्स और K की फोर्स हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज में शो हो रही है। यहाँ पे अगर आपको याद हो, ये फार्मूलाज हमने दिए थे, ये रिलेशन थी हमारे पास टार्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, जो कि हम डिस्प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड है, लिहाजा हमने इस कॉलम को पिक किया, या फिर इस कॉलम को, एक ही बात है क्योंकि ये लेप्लास में है, तो लेप्लास में हमने इसको पिक किया। के डी एस एंड जी एस स्क्वेयर है, ये इनकी बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन है लेप्लास के अंदर। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि दैट इज के थीटा 1 s D1 s थीटा 1 और J1 s स्क्वेयर थीटा 1, जैसा कि उस टेबल में गिवन था। दूसरे नंबर पे हम J1 को स्टिल रखते हैं और J2 को रोटेट करवाते हैं, यानी कि हम अज्यूम करते हैं J2 रोटेट कर रहा है और J1 स्टिल है। ऐसे में J1 पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमने ये देखना है दोबारा से कि हमारे पास J1 स्टिल है, J2 रोटेट कर रहा है, और इसका J1 पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखना है हमने। तो अगर हमारे पास J2 रोटेट कर रहा है और दैट इज थीटा 2 डायरेक्शन में कर रहा है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका इम्पैक्ट J1 पे पड़ता है थ्रू K। लिहाजा J1 जो फोर्स फील करेगा ऐसे मौके पे वो होगी K इंटू थीटा 2, जैसा कि हमारे पास इस डायग्राम में दिखाया गया है कि हमारे पास जो मोशन ऑफ डायरेक्शन है दैट इज थीटा 2 नॉट थीटा 1, आई मस्ट से थीटा 2 की डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज है, और उसके बाद हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रही है J1 के ऊपर, J1 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है
वो के थीटा टू अप्लाई हो रही है ऐसे मौके पे इस केस में, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही अप्लाई हो रही है, यानी कि हमारे पास J1 स्टिल है और के इसको फोर्स कर रहा है रोटेट करवाने की किस डायरेक्शन में, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि थीटा टू की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो रही है, तो के भी उस पर वही वही डायरेक्शन की फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इसके बाद इन दोनों फोर्स दोनों केसेस को कंबाइन कर दिया, जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये कंबाइन केस यहाँ पे लिखा है, तो ये हमारे पास J1 की फ्री बॉडी डायग्राम बन गई। इसके बाद हम J2 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब अज्यूम करें कि हमारे पास J1 जो है वो स्टिल है, यानी कि थीटा वन हमारे पास जीरो है, कोई मोशन नहीं हो रही थीटा वन में, लेकिन J2 रोटेट कर रहा है और इसकी रोटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसको क्या क्या चीजें अपोज करेंगी? सबसे पहले तो J2 का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको अपोज कर रहा है। इसका मतलब है कि J2 की जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगी, वो है दैट इज J2 S स्क्वायर थीटा टू। के इसको अपोज कर रहा है, वो भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और फिर विस्कस फ्रिक्शन D2 ये भी अपोज कर रहा है J2 की रोटेशन को, जैसा कि हमारे पास इस डायग्राम में शो हो रहा है। हमारे पास थीटा टू की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, जबकि J2 S स्क्वायर थीटा टू, D2 S थीटा टू और के थीटा टू, ये तीनों ही फोर्सेस पे एक्ट कर रही है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में J2 पे। उसके बाद अज्यूम करें कि हमारे पास J2 स्टिल है, J1 रोटेट कर रहा है, तो वो क्या फोर्स एग्जर्ट करेगा J2 पे? अब J J1 जो है वो J2 के साथ थ्रू इस के जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ के जो है ये इम्पैक्ट डालेगा J1 J2 पे डायरेक्टली, और वो इम्पैक्ट होगा कि हमारे पास के थीटा वन की फोर्स J2 पे अप्लाई हो रही है, थीटा वन की डायरेक्शन जो कि क्लॉकवाइज है, तो बेसिकली इस मौके पे जो के थीटा वन इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा। इसको मैं रिपीट करता हूँ। फर्ज करें कि अब कि हमारे पास J2 स्टिल है, J1 रोटेट कर रहा है, और J1 जो है वो थीटा डायरेक्शन ऑफ उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दैट इज थीटा वन। तो उसकी J1 का इम्पैक्ट इस स्प्रिंग पे पड़ रहा है, और ये स्प्रिंग जो है J2 को रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, ये इस पे फोर्स डालेगा। वो फोर्स थीटा वन की डायरेक्शन में होगी, थीटा वन की डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो जो J2 ऐसे मौके पे जो फोर्स फील करेगा वो होगी के इंटू थीटा वन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसा कि यहाँ पे शो हुआ है कि J2 पे जो फोर्स इस वक्त फील हो रही है वो है के थीटा वन की सेकेंड केस के हिसाब से। इन तीनों फोर्सेस दोनों फोर्सेस को कंबाइन करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं, ये टोटल डायरेक्शन इसकी इक्वेशन बना लेंगे इस डायग्राम की, और दूसरी डायग्राम इसकी भी हम मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेंगे, जो कि मिलाकर हमें इस तरह की मिलेगी। ये पहला केस है जिसके अंदर सबसे पहले हमने जो कि क्लॉकवाइज को हमने एक राइट हैंड साइड पे लिखा, काउंटर क्लॉकवाइज को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा। फिर हमने इसमें से क्लॉकवाइज डायरेक्शन फोर्स थी के थीटा टू, इसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे लेगी तो वो माइनस होगी। टोटल जो फोर्स इक्वेशन बनी वो ये बनी, टी एस इज इक्वल टू J1 S स्क्वायर प्लस D1 S प्लस के इंटू थीटा वन एस माइनस के थीटा टू एस। ये हमारे पास इक्वेशन बनी पहली। दूसरी जो इक्वेशन बनी J2 के हिसाब से जो डायग्राम बनाई थी उसकी, वो हमारे पास ये बनी। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रही थी वो के थीटा वन थी, वो हमने राइट साइड पे लिखी। काउंटर क्लॉकवाइज वाली हमने लेफ्ट साइड पे लिखी थी, लेफ्ट हैंड साइड पे, और कंबाइन करके हमें ये इक्वेशन मिली, जीरो इज इक्वल टू दैट वन। फिर हम जो कि इंटरेस्टेड थे आउटपुट थीटा टू में,
तो हमने क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है इस इक्वेशन के ऊपर, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना लें और इसको सॉल्व करने। खैर हम इंटरेस्टेड थे कि हमने इनपुट अप्लाई किए सिस्टम पे टार्क टी, और उसके हिसाब से आउटपुट हम देखना चाह रहे हैं थीटा टू की। तो थीटा टू ओवर टी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन बन गया और वो इक्वल हो गया के ओवर लेमडा के, जबकि लेमडा बराबर आता है लेमडा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दैट सिस्टम। ये हमारे पास सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन बन जाता है यहाँ पे। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास 3 डिग्री फ्रीडम की है, क्योंकि हमारे पास 3 बॉडीज हैं और 3 अलग अलग तरह के मोशन हमें मिल सकते हैं। हमारे पास 3 मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है, J1 J2 J3। J1 विस्कस फ्रिक्शन D1 के थ्रू फिक्स बॉडी से जुड़ा हुआ है, J3 D3 के थ्रू फिक्स बॉडी से जुड़ा हुआ है, जबकि J1 और J2 आपस में K के थ्रू कनेक्टेड है, और J2 और J3 आपस में D2 के थ्रू कनेक्टेड है। हम टार्क अप्लाई करते हैं J1 के ऊपर और अज्यूम कर रहे हैं कि टार्क जो अप्लाई कर रहे हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि J1 में जो मोशन पैदा होगा वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, उसका नाम दे दिया हमने थीटा वन का। J1 जो फोर्स एक्सर्ट करेगा K के थ्रू J2 पे, तो J2 में भी रोटेशन पैदा होगी, उसकी भी डायरेक्शन थीटा टू क्लॉकवाइज ही कंसीडर की है, उसको थीटा टू का नाम दिया। वो इस फ्रिक्शन D2 के थ्रू J3 पे अप्लाई होगी फोर्स, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन मिलेगा हमें, इसको हमने थीटा थ्री का नाम दे दिया। अब सबसे पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले J1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी, और उसके उस एक डायग्राम बनाने के लिए 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले स्टेप में J1 और J2 स्टिल है, जे J2 और J3 स्टिल है, और J1 रोटेट कर रहा है। तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ये देखना है। सबसे पहले तो जो कि सिर्फ J1 रोटेट कर रहा है उसकी हमने ज्यूम कर लिया मोशन ऑफ डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सबसे पहले जो फोर्स अप्लाई हो रही है उस पे वो है टार्क, और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। उसके बाद J1 इटसेल्फ, वो भी फोर्स इस पे अप्लाई होगी, इसके मास की या अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो फोर्स J1 पे अप्लाई होगी, सिलेंडर पे अप्लाई होगी, उसकी डायरेक्शन होगी काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि वो उसको रोटेट करने से रोकने की कोशिश करेगी, अपोज करेगी। D1 भी इसको अपोज करेगा, तो वो भी काउंटर क्लॉकवाइज होगा, और ये K भी इसको अपोज करेगा इसकी रोटेशन को, लिहाजा K भी काउंटर क्लॉकवाइज होगा। इक्वेशन वाइज हमें याद है कि ये बनेगा J1 S स्क्वायर थीटा वन S, D1 S थीटा वन S, और K थीटा वन S। ये इक्वेशन बनेगी। ये इसका पहले स्टेप की फ्री बॉडी डायग्राम है। हमारे पास जो टार्क अप्लाई हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि के इसको अपोज कर रहा है, J1 मैस भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसको अपोज कर रहा है, और हमारे पास फ्रिक्शन भी इसको अपोज कर रही है, उसकी डायरेक्शन ये बनती है। पहली फ्री बॉडी डायग्राम की सेकंड स्टेप में एज्यूम कर लिया कि J1 स्टिल है और J3 भी स्टिल है, और सिर्फ J2 रोटेट कर रहा है। ऐसे में J1 क्या फील करेगा? क्योंकि J2 रोटेट कर रहा है और उसकी मोमेंट ऑफ डायरेक्शन थीटा टू है, लिहाजा वो फोर्स K पे अप्लाई हो रही है, और K जो है वो फोर्स कर रहा है J1 को रोटेट करने के लिए, और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बेसिकली थीटा वन क्लॉकवाइज में है, वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है के पे, और के ही वो ही फोर्स J1 पे एग्जर्ट कर रहा है। लिहाजा J1 को जो फोर्स फील होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, और वो होगी के थीटा टू एस, इस डायग्राम के हिसाब से। इसके अलावा और कोई फोर्स इसको फील नहीं हो रही होगी। तीसरे केस में हमने ज्यूम किया कि J1 भी स्टिल है, J2 भी स्टिल है, और J3 जो है वो रोटेट कर रहा है। अगर J3 रोटेट कर रहा है तो डायरेक्टली वो J1 पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, क्योंकि कोई कंपोनेंट उससे डायरेक्टली जुड़ा नहीं हुआ। हाँ, J3
फोर्स डालेगा J2 पे और J2 D2 पे, और D2 J2 पे फोर्स डालेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं। लिहाजा हमारे पास J1 पे ऐसे मौके पे जो फोर्स फील होगी वो कुछ भी नहीं होगी, वो जीरो फील हो रहा होगा। अब इन तीनों को कंबाइन करना है, कंबाइन ड्रॉ करने के बाद उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन निकालनी है। लेकिन ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है। दूसरे में J2 की फ्री बॉडी डायग्राम वो बनानी है। तो अज्यूम करें J1 स्टिल है, J3 स्टिल है, सिर्फ J2 रोटेट कर रहा है। J2 जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसको अपोज कर रहा है, दैट इज इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया D2 और K तीनों अपोज कर रहे हैं। तो J2 जो फोर्स इस पे जिस फोर्स से इस पे अपोज करेगा वो होगी J2 S स्क्वायर थीटा 2S। K जो अपोज करेगा वो होगा K थीटा 2S, और D जो अपोज करेगा वो होगा D2S थीटा 2S। और वो ये तीनों फोर्सेस जो होंगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी, जैसा कि फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे नजर आ रही है। इस केस में यहाँ पे J2 पे ऐसे मौके पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये स्प्रिंग की तरफ से, ये डैम्पर की तरफ से, और ये उसके सिलेंडर वेट या फिर J2 की तरफ से आ रहा है। अब J2 को स्टिल कर लिया, J3 को स्टिल कर लिया, J1 रोटेट कर रहा है, और J1 रोटेट कर रहा है, तो ऐसे में J2 पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका, इसकी बात हो रही है। J2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, लिहाजा J2 फोर्स करेगा स्प्रिंग को, और स्प्रिंग फोर्स करेगा फर्दर J2 को। लेकिन ऐसे में जो स्प्रिंग होगा वो फोर्स करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि थीटा वन क्लॉकवाइज में है, उसी डायरेक्शन में K को रोटेट कर रहा है, और K उसी फोर्स से J2 को रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो होगी K इंटू थीटा 1S, एज शोन इन द फिगर यहाँ पे, K थीटा 1S। तीसरे केस में हमारे पास J1 स्टिल है, J2 स्टिल है, J3 रोटेट कर रहा है, और ऐसे में J3 जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो वही फोर्स वो डैम्पर 2 पे अप्लाई कर रहा है, और डैम्पर 2 उसी डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की फोर्स J1 पे अप्लाई कर रहा है और इसको रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा D2 से जो फोर्स इस वक्त J2 पे फील हो रही है वो हो रही है D2S थीटा 3 in a clockwise direction as shown in figure here, D2S theta 3। अब तीनों को कंबाइन कर लिया, कंबाइन करके इनकी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी इक्वेशन लिख ली, सिर्फ सेकंड इक्वेशन, और वो थी इक्वेशन यहाँ पे। इसके अंदर माइनस की क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने उसी तरह लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लिखा, काउंटर क्लॉक को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा, और फिर इसको मैनिपुलेट किया, तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली इक्वेशन निकल आई। तीसरे स्टेप में J3 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। सबसे पहले तो J3 रोटेट कर रहा है, J1 भी स्टिल है, J1 भी स्टिल है, J2 भी स्टिल है। J3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसको क्या क्या फोर्सेस फील होंगी। एक तो इसको D3 की फोर्स फील होगी जो कि अपोजिट ऑफ मोमेंट ऑफ डायरेक्शन होगी, यानी ये काउंटर क्लॉकवाइज। J3 की फोर्स फील होगी काउंटर क्लॉकवाइज में, और D2 की फोर्स फील होगी काउंटर क्लॉकवाइज में। लिहाजा अगर सिस्टम हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ऐसे मौके पे, तो इसको D2S थीटा 3 की फोर्स फील होगी काउंटर क्लॉकवाइज, J3S स्क्वायर थीटा 3 की फील्ड होगी काउंटर क्लॉकवाइज, और इसी तरह D3S थीटा 3 की फोर्स काउंटर क्लॉकवाइज में, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन में शो हो रहा है। यहाँ पे इस जगह पे ये तीनों फोर्सेस J3 पे फील हो रही है पहले केस में। तीसरे केस में, और तीसरे केस के पार्ट 1, पार्ट 2 में हम एज्यूम करते हैं कि दोनों फोर्सेस स्टिल है, ये दोनों
या सिलेंडर स्टिल है, सिर्फ J1 रोटेट कर रहा है। जब J1 रोटेट कर रहा है तो डायरेक्टली J3 पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, J1 का इम्पैक्ट J2 पे पड़ेगा, J2 इम्पैक्ट डालेगा J3 पे, लेकिन J1 डायरेक्टली नहीं इम्पैक्ट डाल सक रहा। लिहाजा ऐसे केस में जब J1 रोटेट कर रहा है तो J3 पे जीरो फोर्स फील हो रही है, यानी कि 0 θ1 की फोर्स फील हो रही है। यहाँ पे ऐसे ही शो हो रहा है 0 θ1। और उसी तरह फिर आखिरी पार्ट में कि J1 स्टिल है, J2 भी स्टिल है, J3 रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो J3 पे फील होगा D2 D2S θ2 इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये फोर्स फील होगी J3 पे, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन D2S θ2। अब इस तीनों को जब कंबाइन करके लिखा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तीनों इक्वेशनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास कंबाइन 3 डिग्री फ्रीडम सिस्टम की तीन इक्वेशन हमें ये सामने नजर आ रही हैं। ये बन गई। फर्दर इस पे क्रैमर्स रूल लगा के जिस तरह का भी मोशन इनपुट और आउटपुट चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे एक बात खास बताने की और भी है कि रोटेशनल सिस्टम में हो सकता है कि हम आपसे कहें कि ये सिस्टम है, इसको समझें और हमें इस तरह का ट्रांसफर फंक्शन बना के दे दें जिसमें हम इंटरेस्टेड हो किसी दो वैल्यूज के बीच में। वो टार्क और वेलोसिटी भी हो सकती है और टार्क और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपको कहा जाए कि सिस्टम है और उसकी सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बना दें या फ्री बॉडी डायग्राम का एक पार्ट बना दें। ये सिस्टम है, इसमें J1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दें कंप्लीट, ये भी कहा जा सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, बस आपने प्रैक्टिस की करनी है और अच्छे से इसको तैयार करना है। आखिर में एक केस स्टडी देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये केस स्टडी है कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक सिलेंडर है और सिलेंडर की हमारे पास वैल्यू लिखी है 1 kg मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद हमारे पास ये सिलेंडर एक स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है इस पॉइंट के साथ। ये हमारे पास एक पॉइंट है और दूसरा इस डैम्पर के थ्रू भी इस पॉइंट से कनेक्टेड है। ये पॉइंट जो है हमारा एक फिक्स बॉडी के साथ कनेक्टेड वाया दिस स्प्रिंग और एंड दिस डैम्पर, ये भी इस वर्टिकली इस फ्री बॉडी के साथ इस फिक्स बॉडी से कनेक्टेड है। टार्क हम अप्लाई कर रहे हैं सिलेंडर में इस जगह पे उसके अगेंस्ट, और अज्यूम करते हैं कि ये जो टार्क अप्लाई कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो सिस्टम में जो मोशन पैदा होगा वो क्लॉकवाइज ही पैदा हो रहा है। उसके अगेंस्ट हमारे पास जो यहाँ पे θ2 का जिक्र है, ये भी क्लॉकवाइज ही नजर आ रहा है हमें, डायरेक्शन ऑफ टार्क की डायरेक्शन में नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने से पहले इसको समझ लें और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सॉल्व तो खैर करेंगे नहीं, लेकिन सिंप्लीफाई करना जरूरी है। सबसे पहले तो हमारे पास जो सिस्टम है हम इसको कोई नाम दे देते हैं। हमने इसको नाम दे दिया J का, ये पॉइंट हमारा J बन गया। ये हमारे पास स्प्रिंग है, इसको हमने नाम दे दिया K1 एंड दैट इज K2। फिर डैम्पर है एक, इसको हम डैम्पर D1 का नाम दे देते हैं और ये हमारे पास डैम्पर बन गया D2 का। अच्छा, अब हम जो कि इंटरेस्टेड हैं इस पॉइंट पे मोशन पे या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन यहाँ पे तो कोई बॉडी ही नजर नहीं आ रही, सिर्फ एक पॉइंट है। लिहाजा सिंपल करने के लिए मैं अगर इस पॉइंट को पे यहाँ पे एक अदद बॉडी बना लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ J, एक सिलेंडर है, उस नाम देता हूँ JX का, और अज्यूम कर लेता हूँ कि JX इज इक्वल टू 0 kg मीटर स्क्वायर। तो इसमें कोई गलत तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई बॉडी नहीं थी, मैंने एक बॉडी अज्यूम कर ली, उसको वेट हमने 0 kg मीटर स्क्वायर अज्यूम कर लिया। अब इसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। नंबर एक,
अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जे जो है सिलेंडर, वो कनेक्टेड है जे एक्स के साथ वाया के वन और डी वन, जबकि हमारे पास जे एक्स जो है वो कनेक्टेड है एक फिक्स बॉडी के साथ वाया के टू, और फिर डी टू के थ्रू ये इस फिक्स बॉडी से कनेक्टेड है। यानी ये कोई रोटेटरी सिस्टम है जिसमें उसकी एक साइड की वॉल जो है ये वर्टिकल वॉल कह लें, और ये इसकी सिलेंड्रिकल वॉल कह लें या हॉरिजॉन्टल वॉल कह लें, उसके साथ कनेक्टेड है। इसको हम शिफ्ट करके यहाँ भी लेके जा सकते हैं इस जगह पे, और इस बॉडी को डायरेक्टली एक डैम्पर के थ्रू यहाँ पे इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं होगी, सिर्फ ये शो कर रहा है फिक्स बॉडी। तो फिक्स बॉडी आपकी यहाँ भी हो सकती है, वहाँ भी हो सकती है, मैथमेटिकल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करना निस्बतन आसान हो जाएगा इन टैग्स के साथ। टार्क अप्लाई हो रहा है J1 पे, तो J1 में जो मोशन पैदा हो रहा है दैट इज कॉल्ड थीटा वन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वही फोर्स स्प्रिंग और डैम्पर के थ्रू JX पे अप्लाई हो रही है, उसमें जो मोशन रोटेशन पैदा हो रही है दैट इज कॉल्ड थीटा टू। और इसको जो फिक्स बॉडी के साथ जो कनेक्टेड है फोर्सेस, वो K2 और D2 है। लिहाजा सबसे पहले तो ये जो कि हमारे पास दो तरह के मोशन पैदा हो रहे हैं, एक इस सिस्टम के अंदर और एक इस सिस्टम के अंदर, गो के थीटा वन का जिक्र नहीं आया, लेकिन हमें पता है कि थीटा वन एक मोशन है और थीटा टू दूसरा मोशन है। तो सिस्टम 2 डिग्री फ्रीडम का है, लिहाजा इसकी दो इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले J1 को रोटेट करवा लें, JX को स्टिल रखें। ऐसे में J1 पे क्या फोर्सेस पड़ रही हैं क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, उनको ड्रॉ कर लें। फिर JX को रोटेट करवा लें और J को स्टिल रखें, और देखें J1 पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सिर्फ ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी इस टाइम पे, कंबाइन करें एक इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड केस में JX को रोटेट करवा लें और J को स्टिल रखें। ऐसे में क्या फोर्सेस एक्ट कर रही है इस पे, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर J1 को रोटेट करवाएंगे और JX को स्टिल रखेंगे, और देखेंगे JX पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी उनको ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल लेंगे। तो कंबाइन जब मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल लेंगे तो JX की होगी उस मौके पे। इस तरह हम दो इक्वेशनें बना लेंगे, और उसमें से जो जो क्वांटिटी आप थीटा वन में इंटरेस्टेड है या थीटा टू में, हम उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे। आमतौर पे हम अज्यूम करते हैं कि टार्क अप्लाई किया है और हम थीटा टू एज आउटपुट अज्यूम कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक का बेटा लेक्चर था आज का। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कुछ सवाल हो तो आप बात पूछ सकते हैं क्वेश्चन सेशन के दौरान। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।